आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी करेंगे हम टोटल 32 क्वेश्चंस, बट आप 30 क्वेश्चंस में से एक बार देखिएगा कि कितने मार्क्स आपके आ पा रहे हैं। ज़्यादातर पीडीएफ शेयर कर दी हैं। जो नया नोट्स का पीडीएफ है आपका, फ्री नोट्स का, सीडीपी का और बाकी सब्जेक्ट्स का, वो भी जल्दी आपके साथ शेयर हो जाएगा। मैराथन करेंगे 5 दिसंबर से, रात को 9 बजे करने का पूरा प्रयास है। अभी भी हम 9 के टाइम पे आ नहीं पा रहे हैं, बट देर सवेर जैसे भी हो रही क्लास हो जानी चाहिए। सैटरडे हम मिले थे, अभी आज मंडे है। करें कहानी शुरू। टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जैसा कि मिलता ही है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, बिना समय गवाए जो है फास्ट करेंगे, थोड़ी सी स्पीड को देखिएगा। इसको टेस्ट की तरह ही लीजिएगा। बेसिकली एक्सप्लेन मैं करके चलूंगी आपको, तो उसकी टेंशन लेनी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, ये कहता है डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यानी विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलता रहता है, लाइफ लॉन्ग, बट इट इज नॉट यूनिफॉर्म फॉर ऑल चिल्ड्रन, लेकिन सभी बच्चों के लिए एक समान नहीं है या यूनिफॉर्म नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन्स दिस कॉन्सेप्ट, कौन सा एक 4 ऑप्शंस में से इस बात का एक्सप्लेनेशन है जो बेस्ट तरीके से इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि एक रूप नहीं है विकास, यानी सबके लिए समान नहीं चलता है। तो ये कैसे नहीं चलता है, ये आपको पहचानना है और बताना है। तो अगर मैं देखूं, डेवलपमेंट अकर्स एट दी सेम रेट इन ऑल डोमेन्स, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, फॉर एवरी चाइल्ड, यानी ये कहा गया है कि कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब या यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट सभी के लिए, सभी प्रकार का विकास, चाहे शारीरिक हो, संज्ञानात्मक हो, सामाजिक हो या संवेगात्मक हो, इमोशनल हो, ये सभी प्रकार एक ही तरह से सबके लिए सेम चलते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म कपड़ों में अच्छी लगती है कि सारे बच्चे सेम यूनिफॉर्म पहन के स्कूल आ रहे हैं, बट विकास की प्रक्रिया में यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, पैटर्न में यूनिफॉर्मिटी होती है। ध्यान रखिएगा, पेस ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की जो दर है, स्पीड ऑफ डेवलपमेंट है, वो भिन्न होती है। विकास की स्टेज सेम हो सकती है दुनिया भर में, तो ये कहना तो गलत है कि सबके लिए रेट सेम है। रेट सेम नहीं है विकास का, स्टेज सेम होती है। स्टेज में भी फिर अलग अलग चीजें अभी आएंगे उस पर। डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंस बट मे वेरी इन पेस एंड डिग्री अक्रॉस चिल्ड्रन या अक्रॉस कल्चर। बात सही है कि जो विकास है वो यूनिफॉर्म नहीं है। इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट एक सीक्वेंस को तो फॉलो करता है कि बच्चा पहले बच्चा होगा तब बड़ा कहलाएगा, बड़ा होकर बच्चा नहीं बन जाएगा। हरकतें कर ले बात अलग है, लेकिन एज वाइज वो ओल्ड एज से अडल्टहुड में नहीं आ जाएगा, अडल्टहुड से एडोलेसेंस में नहीं आ जाएगा, रिवर्स नहीं चल रही हैं चीजें, ठीक है ना। तो सीक्वेंस तो सेम है, मे वेरी इन पेस एंड डिग्री। भाई किस दर तक और किस लिमिट तक जो है विकास हो रहा है वो अलग अलग बच्चों में अलग अलग हो सकता है, बात सही है। ऑल चिल्ड्रन अचीव डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स एट द सेम टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एनवायरनमेंट और जेनेटिक्स। सभी बच्चे अपने पर्यावरण या आनुवांशिकी के बावजूद एक ही समस्या में, एक ही समय में विकासात्मक विशेष उपलब्धि, जिसको माइलस्टोन कहते हैं, विकासात्मक प्रकार्य कहते हैं। देखिए, डेवलपमेंटल माइलस्टोन सब सेम टाइम पे अचीव कर ले। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या है? सोशल एक्सपेक्टेशंस आपसे एक सर्टेन एज पे, यानी एक उम्र में जो सामाजिक आकांक्षाएं हैं कि अरे अब तो 4 साल के हो गए हो, क्या पानी खुद से लेके नहीं पी सकते हो, ये सोशल एक्सपेक्टेशन है। अरे 25 साल के हो गए, शादी क्यों नहीं कर लेते हो या कर लेती हो, अभी शादी नहीं, ब्याह नहीं हुआ तुम्हारा, है ना, इतनी बड़ी हो गई हो। तो ये क्या है? सोशल एक्सपेक्टेशन है, ठीक, सोशल एक्सपेक्टेशन है। डेवलपमेंटल माइलस्टोन है एक तरह का, जो समाज आपसे अपेक्षा रखता है कि इस उम्र में ये काम हो जाना चाहिए। सोशल एक्सपेक्टेशंस को हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स या डेवलपमेंटल टास्क भी कहते हैं। हैविंगहर्स ने इसकी बात की थी। और अगेन ये सामाजिक आकांक्षाएं हैं, जरूरी नहीं है कि सारी चीजें एक तरह से सभी बच्चों में या सभी व्यक्तियों में हो, ठीक। फिर आते हैं आगे। तो ये बात तो कहना गलत होगा कि सारे बच्चे जो है डेवलपमेंटल माइलस्टोन एक ही समय पे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एनवायरनमेंट और जेनेटिक्स। अगर सही एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा तो ऐसा थोड़ी हर एज एक व्यक्ति साइंटिस्ट बन गया सब बन जाएंगे उसी उम्र में। तो हर एक बच्चे में डेवलपमेंटल माइलस्टोन सेम समय पे आ जाएंगे, जरूरी नहीं है, एनवायरनमेंट का भी उसमें रोल है, ठीक है। बच्चा भाषा बोलना कहां से सीखेगा? अगर मोगली को जंगल में छोड़ दिया जाएगा तो वो जो उसकी भाषा विकास के चरण है वो उस हिसाब से काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट उस तरह का है नहीं, तो कहां से अचीव होगा डेवलपमेंटल माइलस्टोन? समझ पा रहे हो बात को? फिर आते हैं 4th ऑप्शन पे, डेवलपमेंट अकर्स ओनली थ्रू बायोलॉजिकल फैक्टर्स नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक फैमिली एंड कल्चर। के एनवायरनमेंट का विकास में कोई रोल नहीं है, सिर्फ हेरिडिटी का महत्वपूर्ण रोल है। ये कहना गलत होगा, क्योंकि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट यानी आपका जेनेटिक्स और आपका वातावरण दोनों महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं विकास की प्रक्रिया में। तो यहाँ पे एक ही बात सही है कि डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंस बट मे वेरी इन पेस एंड डिग्री अक्रॉस चिल्ड्रन। यानी एक सीक्वेंस है कि बच्चा चलना सीखने से पहले या खड़े होना सीखने से पहले बैठना सीखता है, बैठना सीखने से पहले गर्दन संभालना सीखता है, फिर खड़े होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। एक सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है कि बच्चा पहले चाइल्डहुड में होगा, फिर एडोलेसेंस में, किशोरावस्था में जाएगा। ऑर्डर है, पहले बुढ़ा होगा, बाद में अडल्टहुड में आएगा, बाद में बच्चा बनेगा, ये नहीं होता।
एक ऑर्डर है, एक सीक्वेंस है, लेकिन रेट भिन्न हो सकता है। तो इससे हमें क्या बात समझ में आती है कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी है एक विकास का, कि विकास यूनिफॉर्म होता है। तो यूनिफॉर्मिटी का जो मतलब है विकास में, यानी एक रूपता का जो मतलब है, उसका मतलब है सीक्वेंस तो सेम है, सेम सीक्वेंस फॉर ऑल, कि भाई सब बाद में बूढ़े होंगे और फिर डेथ होगी। आई मीन चलो डेथ तो वो एक्सीडेंटल वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है कि अडल्ट के बाद ओल्ड एज आती है, अडल्टहुड के बाद वयस्क के बाद बुढ़ापा आएगा, प्रौढ़ावस्था आएगी। ये एक सीक्वेंस है जो दुनिया के सब बच्चों पे, मानवों पे लागू होगा सेम तरीके से। लेकिन जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है या पेस ऑफ डेवलपमेंट है, यानी विकास की स्टेजेस कह लीजिए या सीक्वेंस जो है वो सबके लिए समान है, बट जो दर है वो भिन्न है। किसी में कोई चीज विकास की कोई क्षमता जल्दी आ जाएगी, किसी में धीमे आएगी। एनवायरमेंट का, जेनेटिक्स का, सबका रोल है इसमें। तो रेट कह लीजिए, पेस कह लीजिए, ये दर जो है विकास की वो भिन्न होती है, स्टेज सेम है, ये कह सकते हो आप। ठीक है, स्टेज में भी जो कई लोग हैं, जो कई मनोवैज्ञानिक हैं जो कहते हैं कि भाई स्टेज जो है वो एक पर्टिकुलर दिन पे नहीं अचीव हो जाती हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है, या सामाजिक सांस्कृतिक हैं वो भी, कि बचपन भी सबके लिए सेम नहीं है। एक गरीब घर और अमीर घर के बच्चे के लिए बचपन सेम नहीं होता। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, और देखो क्योंकि यूनिफॉर्मिटी मतलब विकास की दर में भिन्नता है, तो इसलिए हम मेथड्स में भी भिन्नता रखते हैं, सबके लिए यूनिफॉर्म मेथड या सेम मेथड यूज नहीं करते। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, अ चाइल्ड रेज्ड इन अ रिसोर्स रिच एनवायरनमेंट। कैसा एनवायरनमेंट? जहां रिसोर्सेज भर भर के हैं, यानी संसाधन पूर्ण या संसाधन परिपूर्ण वातावरण है, जहां बच्चे को जो है खाना भी अच्छे से मिलता है, खेलने को भी अच्छे से मिलता है, पढ़ने को भी अच्छे से मिलता है, अच्छे से अच्छे मेथड से पढ़ाया जा रहा है, पूरी टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट जिसको हम कहते हैं, यानी समृद्ध वातावरण है जो बच्चों को मिलना चाहिए, हर बच्चे को मिलना चाहिए कायदे में तो, बट मिल नहीं पाता। ठीक, तो अ चाइल्ड रेज्ड इन अ रिसोर्स रिच एनवायरनमेंट, जहां भर भर के संसाधन हैं, विद एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी मिल रही है, उसका भी एक्सेस है, अच्छे स्कूल में भेजा जा रहा है, हेल्थ केयर सिस्टम प्रॉपर है, एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, यानी ऐसी फैसिलिटीज जहां बच्चों को खेलने कूदने, स्पोर्ट्स, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो सब हैं। कह लीजिए आप सचिन तेंदुलकर का बच्चा हो सकता है, या अंबानी के बच्चे हो सकते हैं, या कोई भी समृद्ध परिवार, ये तो जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि उनको रिसोर्स रिच एनवायरनमेंट तो मिला है, ये बात हम कह सकते हैं। लेकिन क्या ये गारंटी है कि वो सचिन तेंदुलकर ही बन जाएंगे? जो कि होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम ये सेम एक्सपेक्टेशन रख भी नहीं सकते। लेकिन पूछा कुछ ऐसा ही जा रहा है सवाल में, आसान भाषा में अगर हम इसको समझना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू द इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, व्हाट कुड बी अ पॉसिबल रीजन फॉर दिस, यानी अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण के अनुसार इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? इंटरेक्शनिस्ट क्या कहते हैं? बेसिकली इंटरेक्शनिस्ट कह रहे हैं कि आपकी हेरिडिटी है और एनवायरमेंट है, तो वो जो हेरिडिटी है जब एनवायरमेंट में इंटरेक्ट करती है तो एक सर्टेन वे में जो है विकास होना चाहिए। पहला ऑप्शन है, द चाइल्ड्स जेनेटिक पोटेंशियल फॉर एकेडमिक सक्सेस इज लिमिटेड व्हिच द एनवायरमेंट कैन नॉट इंप्रूव, यानी ये कह रहे हैं कि लिमिटेड है उसका जो जेनेटिक पोटेंशियल है और एनवायरमेंट से इंप्रूव नहीं हो सकता। नहीं, इंटरेक्शनिस्ट एनवायरमेंट को भी महत्व देते हैं। द चाइल्ड लैक्स मोटिवेशन ड्यू टू ओवर डिपेंडेंस ऑन एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, ज्यादा डिपेंड हो गया है, ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा। ये वो वाली बात है जो आमतौर पर हमारे घरों में चलती है, तो वो वाली चीज यहाँ पे नहीं है कि अगर आप सही रिसोर्सेज दे रहे हो, सही मात्रा में रिसोर्सेज से सारे बच्चे नहीं खराब हो जा रहे हैं, मतलब रिसोर्सेज से खराब नहीं हो रहा बच्चा, वो डिफरेंट रीजन है, वो कहीं भी हो सकता है अगर गलत दिशा में जाना होगा तो। थर्ड ऑप्शन है, देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द चाइल्ड्स इनहेरिटेड एबिलिटीज एंड द प्रोवाइडेड लर्निंग डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरमेंट, बच्चे की आनुवांशिक क्षमताओं में जो उसको जेनेटिक्स से मिली हैं और जो प्रदान किया गया अधिगम का माहौल है उसके बीच में मेल की कमी है, मिसमैच है, यानी जो क्षमताएं उसके पास हैं और जिस तरह का एनवायरमेंट दिया जा रहा है दोनों मैच नहीं हो पा रहे। ये है कहानी। हाँ, हो सकती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर मोर सिग्निफिकेंट देन हेरिडिटी इन डिटरमाइनिंग एकेडमिक सक्सेस, यानी एनवायरमेंटल फैक्टर्स का ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल होता है हेरिडिटी से। ऐसी बात नहीं है, हेरिडिटी को भी महत्व यहाँ दिया जाता है। बच्चे की आनुवांशिक क्षमताओं और प्रदान किए गए अधिगम के माहौल के बीच कुछ तो डिफरेंस है। बात ये हो रही है कि जो क्षमताएं हैं उसके अकॉर्डिंग चीजें अगर नहीं मिलेंगी तो गड़बड़ होगी। ठीक, और इंटरेक्शनिस्ट में अगर हम देखें तो बेसिकली बच्चे के एक्सपीरियंस को महत्व देते हैं इंटरेक्शनिस्ट लोग, तो चाहे वो प्याजे हों, वाइगोस्की हों, ब्रॉनफेन ब्रनर हों, जो कह रहे हैं कि जो एनवायरमेंट है, जो एक्सपीरियंस बच्चों को मिल रहा है उसका प्रभाव पड़ेगा। जेनेटिक्स अपनी जगह है लेकिन एनवायरमेंट का रोल रहेगा, एक्सपीरियंस का रोल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और बताइएगा कि क्या कहना चाहता है एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ टीचर ऑब्जर्व्स दैट अ चाइल्ड इन हर क्लास फर्स्ट लर्न्स टू, हो सकता है बच्चा बना हो किस चीज के लिए, पॉलिटिक्स में जाने के लिए, या हो सकता है ऐसे किसी और फील्ड में साइंटिस्ट बनने के लिए, और आपने उसको डाल दिया स्पोर्ट्स में कि नहीं तुमको भी क्रिकेटर ही बनना है क्योंकि तुम एक क्रिकेटर के बच्चे हो। ठीक, तो फिर वहां गड़बड़ हो जाएगी। कितना भी रिसोर्सेज एनवायरमेंट है
नहीं हो पाएगा क्योंकि पोटेंशियल कहीं और था। A teacher observes that a child in her class first learns to make broad scribbles with a crayon and later progresses to drawing pieces, drawing precise shapes like circles and squares. Which principle of development does this observation demonstrate? यानी एक शिक्षिका है जो देखती हैं कि उनकी क्लास में एक बच्चा है जो क्रेयॉन से पहले बड़े बड़े रेखा चित्र बनाता है और बाद में वृत्त और वर्ग जैसी सटीक आकृतियां बनाना सीखता है। यानी पहले वो कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा एक बड़ी, जैसे आप सबके हाथ में या हम सबके हाथ में कभी भी जब क्रेयॉन नहीं होते, वो जो कलर होते हैं मोम वाले एक तरह से, तो वो कुछ भी बच्चा बनाता है टेढ़ा मेढ़ा बड़ी सी आकृति जो उसको समझ में आ जाता है, दीवार पे, हाथों में, कहीं भी, मतलब दीवार पे, पेज पे, जहां मिल जाए उसको। लेकिन बाद में वो प्रिसाइज ट्रायंगल बनाने लग जाएगा, है ना, या फिर प्रिसाइज शेप बनाने लगेगा, बेसिकली सर्कल हो गया। ये कैसे कर पा रहा है बच्चा? क्या है? सामान्यकरण से विशिष्टीकरण की तरफ जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, फटाफट बताओ। डेवलपमेंट फॉलोज अ सेफेलोकॉर्डल पैटर्न। तो ये तो हेड टू टो जाना चाहिए था सेफेलोकॉर्डल में, तो सिरोध बदोन्मुखी में तो सर से पैर की ओर जाना चाहिए था कि पहले सर से संभालना सीखेगा, फिर गर्दन संभालना सीखेगा, फिर ये जो टॉर्सो है आपका वो फिर टांगों पे कंट्रोल आएगा, खड़े होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। तो हेड टू टो, टॉप टू डाउन जाएगा विकास। इसकी तो बात नहीं हो रही यहाँ पे। बात तो हो रही है कि पहले वो बड़े बड़े कुछ शेप बनाता है और फिर बाद में स्पेसिफिक बनाना सीख जाता है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम दी जनरल टू दी स्पेसिफिक। ये वैसा ही है जैसे पहले जब आपको बचपन में रंग भरने को दिया जाता था तो आपको कहा जाता था पहले यहाँ जो लाइन के पास वाला है इसको भर लेते हैं, फिर अंदर भरेंगे। यानी पहले सामान्य क्रियाएं कर रहा है, बाद में विशिष्ट। ग्रॉस टू फाइन भी बोल सकते हो आप इसको कुछ हद तक, ठीक। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय हेरिडिटी देन एनवायरमेंट। उसकी तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो एनवायरमेंट की ही बात चल रही है। डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। जब प्याजे नहीं लिखा या आपसे पूछा नहीं है कॉन्टिन्यूअस वर्सेस डिसकंटिन्यूअस के बारे में, तब तक अपनी मर्जी से नहीं लगाना इसको, ठीक। तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है कि पहले वो सामान्य क्रियाएं कर रहा था, बड़ी बड़ी जनरल शेप्स बना रहा था, है ना, ग्रॉस मोटर या ग्रॉस मोटर है तो इसमें फाइन ही, लेकिन ये जो जनरल टू स्पेसिफिक है इसी के अंदर फिर ग्रॉस टू फाइन भी आ जाता है आपका। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि सामान्य क्रियाएं, कुछ भी जो उसके मन में आ रहा था, जहां पेन पड़ जाए, कुछ भी बना रहा था, अब वो स्पेसिफिक विशिष्ट बना रहा है, कॉम्प्लेक्स चीजें, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ या जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ, ठीक। तो ये एक बात हुई। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा और बताइएगा क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपका असर्शन है सोशलाइजेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग अ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है एक बच्चे के व्यक्तित्व और व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया से बच्चे को कैसे बिहेव करना है और उसका जो व्यक्तित्व है वो काफी हद तक प्रभावित होता है। ये बात तो सही है, हम मानते हैं सोशलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ट्रू है ये बात। अब क्या रीजन क्या है इस बात का? सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एक्वायर वैल्यूज, यानी मूल्य क्या सही है क्या गलत है, बिलीव्स किस बात में वो विश्वास रखते हैं, एंड बिहेवियर्स एप्रोप्रिएट टू देयर सोसाइटी, यानी किस समाज में कैसे व्यवहार करना एक्सेप्टेबल होगा, किन चीजों को मान्य माना जाएगा, जो चीजें हैं जो एबनॉर्मल बिहेवियर है क्या नॉर्मल है, क्या कपड़े पहनने हैं, अगर मैयत पे जाना है तो एक तरह के कपड़े और शादी में जाना है तो एक तरह के कपड़े, उल्टा कर देंगे तो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। कैसे पता लगा हमें ये अजीब हो जाएगा? सामाजिकरण से। घर में मेहमान आ रहे हैं तो आप सफाई करने लगते हैं और खुद आप कैसे भी बड़े हों, ये क्या कैसे हमें पता लगा? सोशलाइजेशन से। तो सामाजिकरण वो प्रक्रिया जिसके माध्यम से एक इंडिविजुअल या व्यक्ति जो है ये वैल्यूज एक्वायर करता है, कुछ मूल्य एक्वायर करता है, क्या सही है क्या गलत है, कहाँ पे क्या उसके विश्वास है, वो किस चीज में विश्वास रखेगा, किस रिलीजन को फॉलो कर रहा है, व्हाटएवर। ये सब सामाजिकरण से, समाज में कैसे रहते हैं इसका नियम, समाज के कुछ नियम कायदे कानून तौर तरीके हैं, उनको एक्वायर करने की प्रक्रिया सामाजिकरण कहलाती है, उनको सीखने की प्रक्रिया, अडेप्ट करने की प्रक्रिया सामाजिकरण कहलाती है। तो ये बात तो सही है कि पर्सनैलिटी और बिहेवियर फिर आपका जिस समाज में आप रह रहे हैं, अमेरिका में रहते हैं तो आपके लिए सही गलत कुछ और होगा, भारत में रहते हैं तो कुछ और होगा, समाज के रूप में इंडिविजुअल वैल्यूज अलग हो सकती हैं। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सिंपल है, एक नंबर का क्वेश्चन आता ही है सामाजिकरण पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, और सामाजिकरण ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर एक पेपर में आता है टीचिंग के, है ना, क्योंकि बच्चों को सोशलाइज तो कर ही रहे हैं ना आप। स्कूल में जब वो आ रहा है 4 बच्चों के साथ खेलेगा, ग्रुप में रहेगा, क्लास में रहना सीख रहा है, तो सामाजिकरण उसका हो रहा है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स बेस्ट इलस्ट्रेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिमिलेशन इन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे की थियरी में जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है पियाजे का, उसमें आत्मसातीकरण का क्या मतलब है? 4 ऑप्शंस को पढ़ के बताना है, अच्छा सवाल है ना। पहला है अ चाइल्ड हु लर्न्स दैट डॉग्स बार्क एंड अप्लाइज दिस नॉलेज व्हेन सीइंग न्यू डॉग्स। यानी एक बच्चा जो सीखता है कि कुत्ते भौंकते हैं और नए कुत्तों को देखकर इस ज्ञान को लागू करता है कि भैया कुत्ते जो है वो बार्क करते हैं, भौंकते हैं, बिल्ली जो है वो म्याऊं करती है, ये बच्चे ने सीखा और इसको अप्लाई किया।
जब अगली बार देखा कुत्ते को भौंकते हुए, हाँ ठीक है भौंकेगा ही कुत्ता, ठीक। डांस थोड़ी मतलब बातें थोड़ी करेगा कुत्ता, भौंकेगा, ठीक है। सेकेंड है अ चाइल्ड मॉडिफाइज देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हीकल्स टू इंक्लूड बाइसिकल्स आफ्टर इनिशियली बिलीविंग दैट व्हीकल्स ओनली इंक्लूड कार्स एंड बसेस। एक बच्चा जो वाहनों के बारे में अपनी समझ को संशोधित करता है यानी मॉडिफाई करता है। अब ये वर्ड मॉडिफाई आ गया और पूरा भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं सिर्फ मॉडिफाई देख करके मान लेंगे। कई बार पूरा सेंटेंस ऐसा होता है पेडागोजी में जो क्वेश्चन को घुमा देता है, तो अगर आपने वर्ड से सिर्फ रट्टे लगाए तो उसमें गड़बड़ हो सकती है, ठीक। तो एक बच्चा वाहनों के बारे में अपनी समझ को संशोधित करता है जिसमें साइकिल शामिल है, जबकि उसे शुरू में लगता था कि वाहनों में केवल कार ही होती है क्योंकि उसने कार ही देखी थी। अब उसने नया कुछ मॉडिफाई करके चेंज करके अब उसने देखा कि अच्छा ये भी होता है। तो ये एकोमोडेशन है, जब आपने नया स्कीमा बनाया या फिर पुराने को मॉडिफाई किया, ठीक। तो एकोमोडेशन है, एसिमिलेशन नहीं है। चाइल्ड स्ट्रगल्स टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पुश एंड पुल इन फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स, यानी बच्चे ने पुश सीखा, पुश मतलब धक्का देना है, पुल मतलब खींचना है दरवाजे को, है ना। अब इन दोनों में वो स्ट्रगल कर रहा है फिजिकल रियलिटी में, जब वो एक्चुअली प्रैक्टिकल रियलिटी में जाता है तो वो स्ट्रगल करता है, तो वो अप्लाई करने में स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ एसिमिलेशन एकोमोडेशन की दिक्कत नहीं है। फिर है फोर्थ ऑप्शन, अ चाइल्ड बिल्ड्स अ कंप्लीटली न्यू मेंटल स्कीमा व्हेन एनकाउंटरिंग एन अनफैमिलियर ऑब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। एक अपरिचित वस्तु उसके सामने आती है और वो एक नया स्कीमा बनाता है, एकोमोडेशन कहलाएगा ये। या तो नया स्कीमा बनाना या पुराने में मॉडिफिकेशन करना। जब आप एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ जस्ट ऐड कर ले रहे हैं तो वो एसिमिलेशन है, जो कि यहाँ है फर्स्ट ऑप्शन में कि अ चाइल्ड who learns that dogs bark and applies this knowledge when seeing new dogs। एक और क्वेश्चन बहुत सालों पहले आया था 2014, 15, 16 के बीच में कहीं के, मतलब इन्हीं 3 सालों में से आया होगा क्योंकि बहुत सारे पेपर होते हैं ना, हर साल 14 में भी 2 हुए होंगे, 15 में भी 2 हुए, फिर 16 में भी सीटेड साल में 2 बार होता है। तो अगर हम देखें तो ये जो बात है आपकी कि जैसे उसमें क्वेश्चन आया था, सीता एक बच्ची है जो दाल चावल को मिक्स करके खाना सीख रही है और जब वो खाती है तो ये क्या कहलाएगा? एसिमिलेशन है। भाई मैंने लिखना सीखा और लिख के देखा, एसिमिलेशन है। मेरे ब्रेन में, मेरे स्कीमा में मैंने ऐड किया इस प्रक्रिया को। तो जब बच्चे ने सीखा कि जो कुत्ते हैं वो भौंकते हैं और इसको अप्लाई किया, जब अगली बार देखा कुत्ते को भौंकते हुए, हाँ कुत्ते भौंकते हैं, तो जो एसिमिलेटेड था, जो भरा हुआ था दिमाग में, जब वो बाहर उसने दुनिया में देखा एनवायरमेंट में, तो उसने कहा हाँ दोनों बैलेंस में है। उसको पता है कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते को भौंकते हुए देखा, एसिमिलेशन है, यानी आत्मसात किया हुआ है जो चीज, आत्मसातीकरण है। इसको एक चार्ट से भी समझ सकते हो आप, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोई कह रहा है डेली क्लास लिया करो, हाँ भाई इस बार मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होगी, 5 के 5 दिन, पूरी कोशिश है ना। मैं समझ रही हूँ आपकी दर्द जो है आपका। देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर, ये आपका एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, इस पूरी प्रक्रिया को हम अडेप्टेशन कहते हैं। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन किसमें शामिल है? ये है आपके अडेप्टेशन की प्रक्रिया में शामिल। किसकी प्रक्रिया में? अडेप्टेशन की प्रक्रिया में, अनुकूलन की प्रक्रिया में, अनुकूलन की प्रक्रिया में शामिल है, अनुकूलन की प्रक्रिया में शामिल है, ठीक। अडेप्टेशन अगर हम देखें यहाँ, ये अडेप्टेशन प्याजे की थियरी में ही आता है, ठीक। हाँ, जो एसिमिलेशन का मतलब है किसी चीज में नहीं, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, मतलब जो आपके पास ऑलरेडी वर्तमान ज्ञान है उसमें जोड़ना। आपने स्कीमा में कुछ ऐड कर लिया आपने जो आपके पास ऑलरेडी था। तो अगर आप देखें यहाँ पे एसिमिलेशन यानी आपके एग्जिस्टिंग स्कीमा में, वर्तमान स्कीमा में कुछ आपने जोड़ लिया, है ना। जो प्रीवियस नॉलेज है उसमें कुछ बस ऐड कर लिया, एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ ऐड कर लिया, ठीक। एसिमिलेशन है, ठीक। कि कुत्ता जो है भौंकता है, इस बात को ऐड कर लिया उसने, एसिमिलेशन है, सिंपल। इक्विलिब्रेशन क्या है? अगली बार कुत्ते को भौंकते हुए देखा और कहा हाँ कुत्ता भौंकेगा ही, तो डिबेट थोड़ी करेगा, चर्चा थोड़ी करेगा अंग्रेजी में। तो ये क्या है? इक्विलिब्रेशन, बैलेंस, यानी जो दिमाग में था और जो दुनिया में देखा दोनों क्या है? संतुलन में है। इसको संतुलन कहते हैं। आत्मसात कर लिया, फिर संतुलन देखा, एक नई सिचुएशन आई जहां उसने देखा कुत्ता म्याऊं म्याऊं कर रहा है। अब वो कहेगा यार ये क्या है? ये तो मेरे दिमाग में जो डेटा फीड है उससे मैच ही नहीं हो रहा, है ना। मम्मी ने तो कहा था झूठ नहीं बोलती, और मम्मी कह रही हैं कि अंकल को कह दो, या पापा कह रहे हैं अंकल को कह दो मम्मी नहीं है घर पे या पापा नहीं है घर पे। अब नई सिचुएशन आई, दिमाग डिसबैलेंस में जो एसिमिलेटेड था वो बैलेंस में नहीं है, अब असंतुलन की स्थिति आ चुकी है कि ये क्या हुआ। फिर मतलब नई सिचुएशन में ये चीज हुई, इसके जस्ट बाद यही सिचुएशन बनेगी, न्यू सिचुएशन आ गई, एनकाउंटर किया नई सिचुएशन को, डिसइक्विलिब्रियम हो गया। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि दोनों चीजें बैलेंस में नहीं है, जो दिमाग में था और जो दुनिया में है ना। जो मम्मी ने कहा था और जो कर रही है उसमें अंतर आ रहा है। तो ये क्या होगा? असंतुलन की स्थिति आ गई। अब मॉडिफाई करके नया स्कीमा बनाना पड़ेगा कि हाँ भाई बड़े लोग जो है सामाजिकरण की प्रक्रिया में ऐसा कई बार कर देते हैं, या तो आपको एक नया स्कीमा ही बनाना पड़ेगा कि मम्मी तो जो है या पापा तो जो है भैया ये जो बात है ऐसा है, उन्होंने कहा था झूठ नहीं बोलते बट बोलते, वॉटेवर, है ना। तो एकोमोडेशन करना पड़ेगा, यानी अब म्याऊं जब कुत्ते ने किया है तो आपको समझना पड़ेगा भाई ये कुत्ता नहीं था, नई सिचुएशन आई,
म्याऊं किया कुत्ते ने और आपके दिमाग में डिसबैलेंस हो गया, अरे ये कुत्ता तो नहीं है, ये तो कुछ और है, वो तो भौं भौं करता है। फिर आपको पता लगता है कि ये तो बिल्ली थी, तो एक नया स्कीमा बनाते हैं और पुराने स्कीमा में या तो मॉडिफिकेशन करते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है, फिर से कोई नई सिचुएशन आएगी और ये सब चलता रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर, सारे लेंथी क्वेश्चन होंगे जैसे पेपर में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, लेंथी का मतलब ये नहीं है कि सारे मुश्किल होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट वाइगॉत्स्कीज थियरी ऑफ लर्निंग? कौन सी कक्षा पद्धति है, एग्जाम्पल है जो वाइगॉत्स्की की थियरी को रिप्रेजेंट करती है? पहला है अलाउइंग चिल्ड्रन टू वर्क इंडिपेंडेंटली एंड डिस्कवर नॉलेज थ्रू ट्रायल एंड एरर। त्रुटि एवं प्रयास के माध्यम से नॉलेज को डिस्कवर करना व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, और वाइगॉत्स्की क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं। बिहेवियरिस्ट लोगों के बारे में आप पढ़ेंगे जब आप सीटेट पास कर लेंगे। व्यवहारवाद एक तरीका है सीखने का। व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म क्या है? एक साइकोलॉजी का स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, विचार है, विचारधारा है पूरी, जो ये कहती है कि रिवॉर्ड, पनिशमेंट, ट्रायल एंड एरर, बार बार गलती करो फिर सीखो, ये सब क्या, प्रयास करो, गलती होगी फिर सीखोगे, ये सब बातें आपकी व्यवहारवादी लोग करते हैं और वाइगॉत्स्की ये बात नहीं करेंगे। आ टीचर प्रोवाइडिंग हेल्प बाय ब्रेकिंग, देखिए नेगेटिव शब्द की अगर मैं बात करूं, पियाजे और वाइगॉत्स्की दोनों के बारे में लिख लीजिएगा या समझ लीजिएगा, चाहे वो पियाजे हो चाहे वाइगॉत्स्की हो, है ना, दोनों रचनावादी हैं। पियाजे जो है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं और वाइगॉत्स्की जो है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। वाइगॉत्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। तो अगर हम देखते हैं पियाजे और वाइगॉत्स्की को, तो कुछ नेगेटिव शब्द हैं जो वाइगॉत्स्की और पियाजे कभी भी यूज नहीं करेंगे, जैसे रिवॉर्ड लिखा हुआ हो। ये बच्चे की एक्टिविटी पे ध्यान देते हैं, ना कि उसको रिवॉर्ड के लालच में या पनिशमेंट के डर से सिखाने पे, है ना। रिवॉर्ड हो, पनिशमेंट हो, रीइंफोर्समेंट हो कि पुनर्बलन, गुड, वेरी गुड, शाबाश, ये सब इनके काम का नहीं है। ये तो कह रहे हैं बच्चा पहले ही क्यूरियस है, बच्चा तो जिज्ञासु है, वो तो सीखना चाहता है, आप उसको सिखाइए तो सही। पनिशमेंट हो, कंडीशनिंग हो, ये ऐसे शब्द हैं सब, यानी दंड, पुरस्कार, पुनर्बलन, कंडीशनिंग जिसको हम कह रहे हैं अनुकूलन। ठीक, और क्या है यहाँ पे? ट्रायल एंड एरर हो गया। इस तरह की बातें पियाजे वाइगॉत्स्की नहीं करते नजर आएंगे। ये पियाजे और वाइगॉत्स्की की विचारधारा को, यानी रचनावाद को, जो मीनिंग मेकिंग की, अर्थ निर्माण की बात करता है, उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। पियाजे और वाइगॉत्स्की बच्चे को पैसिव यानी निष्क्रिय रखने की बात नहीं करेंगे, रटवाने की बात नहीं करेंगे। तो ये बातें आपको देख लेनी है थोड़ा सा, है ना, क्लियर है? ये सब नेगेटिव हैं अगर पियाजे और वाइगॉत्स्की को ध्यान में रखें, क्योंकि वो ज्ञान की रचना पे फोकस कर रहे हैं, रटवाने पे नहीं। ये सब व्यवहारवादी काम है। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। तो अगर हम देखें, क्वेश्चन ने क्या पूछा हमसे? बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट वाइगॉत्स्कीज थियरी ऑफ लर्निंग, यानी वाइगॉत्स्की की थियोरी ऑफ लर्निंग को बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट करता है। अ टीचर प्रोवाइडिंग हेल्प बाय ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू मैनेजेबल पार्ट्स एंड ग्रेजुअली रिड्यूसिंग हेल्प एज स्टूडेंट्स गेन प्रोफिशिएंसी। बिल्कुल सही बात है। स्कैफोल्डिंग यानी टेम्परेरी हेल्प, जैसे जैसे बच्चे की डिफिकल्टी लेवल कम होता जाए, वो उसको समझ में आता जाए, आप हेल्प कम करते जाएंगे, उस स्टेप पे मदद करना जहां बच्चा अटक रहा हो, और फिर उस मदद को हटा लेना। जैसे अभी मैं ये डिस्कशन करके आपकी मदद कर रही हूँ, लेकिन पेपर आप खुद ही देके आएंगे, तो यहाँ पे स्कैफोल्डिंग कहते हैं इसको, टेम्परेरी हेल्प की प्रक्रिया। थर्ड ऑप्शन है रिलाइंग सोनली ऑन टेक्स्ट बुक्स एंड, जब आप जैसे जब बच्चे के माता पिता उसको लिखना सिखा रहे हैं, पेन पकड़ते हैं, शुरुआत में टीचर भी पेन पकड़ा करके कई बार मदद करती है सिखाने में, लेकिन जब वो खुद से सीख जाता है तो वो मदद हटा ली जाती है। तो टेम्परेरी हेल्प को स्कैफोल्डिंग कहते हैं, अस्थायी मदद। फिर आता है थर्ड ऑप्शन रिलाइंग सोनली ऑन टेक्स्ट बुक्स एंड लेक्चर्स, सिर्फ लेक्चर पे और मेमोराइजेशन, रट्टाफिकेशन पे तो पियाजे वाइगॉत्स्की की बात ही नहीं करेंगे। एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट्स टू मास्टर डिफिकल्ट टास्क विदाउट अडल्ट और पीयर सपोर्ट, नहीं। वाइगॉत्स्की तो कह रहे हैं समाज और संस्कृति, इनकी थियोरी का नाम ही है सोशियो कल्चरल अप्रोच, समाज और संस्कृति की मदद लेकर के सीखिए। ये बात तो वाइगॉत्स्की कह ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट से बताएंगे, बहुत अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से सॉल्व करना। देखना, अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन्स द इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कौन सा एक कथन है जो विकास की प्रक्रिया में आनुवंशिकता और पर्यावरण या वातावरण के बीच अंतःक्रिया को ठीक से एक्सप्लेन करता है। ईशा कराएंगे भाई, ईवीएस का भी एक आध सेशन जरूर लूंगी। तो हेरिडिटी completely determines a child's abilities and talents while the environment has no influence, यानी हेरिडिटी और एनवायरमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो हेरिडिटी ही टोटली डिसाइड करती है बच्चे के विकास को, एनवायरमेंट का कोई रोल नहीं है। तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ा रहे हैं? फिर तो दुनिया में सारे काम बंद कर दो, हेरिडिटी अपने आप कर देगी सारी चीजें। तो ये तो कहना गलत हो जाएगा। किसी भी एक साइड नहीं झुकना है पूरी तरह से। कुछ चीजों में हेरिडिटी का ज्यादा रोल है, कुछ चीजों में एनवायरमेंट का ज्यादा रोल है ना। आपकी आंखों के रंग में एनवायरमेंट
एनवायरमेंट कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो आपको हेरिडिटी से मिला है, उसको आप नहीं बदल पाएंगे, लेंस ही लगाने पड़ेंगे एनवायरमेंट से। तो द एनवायरमेंट सोनली शेप्स अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस। यानी जो पर्यावरण है वो पूरी तरह से बच्चे के विकास को आकार देता है, चाहे उनकी आनुवंशिक प्रवृत्ति कुछ भी हो। यानी सिर्फ एनवायरमेंट ही शेप कर रहा है तो भाई ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए किसी को जन्म से ही, अगर स्टीफन हॉकिंग की बात करें, आई थिंक उनको सेरेब्रल पाल्सी था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो या कोई भी व्यक्ति जो एक कंडीशन के साथ जन्म लिया है जिसने, जरूरी नहीं है कि वो एनवायरमेंट से ठीक ही हो जाए। सारी बीमारियां ठीक नहीं होती हैं, सारी चीजें ठीक नहीं होती हैं, है ना। आप सर्जरी कराते रहिए, शक्ल एक्चुअल शक्ल थोड़ी बदलेगी, मतलब वो एक्चुअल थोड़ी है फिर। तो हेरिडिटी से जो मिल गया वो आप उसको अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते। हेरिडिटी सेट्स दी पोटेंशियल, और वो अगर बदल रहे हैं तो एनवायरमेंट का उसमें रोल हो गया फिर। हेरिडिटी सेट्स दी पोटेंशियल बट द एनवायरमेंट डिटरमिन्स हाउ दैट पोटेंशियल इज रियलाइज्ड। आनुवांशिक क्षमता निर्धारित करती है, लेकिन पर्यावरण जो है यह निर्धारित करता है कि उस क्षमता को कैसे साकार किया जाएगा। मतलब हेरिडिटी एक पोटेंशियल तो सेट कर देती है कि आपके अंदर ये क्षमता है, बट एनवायरमेंट ये सुनिश्चित करेगा कि पोटेंशियल रियलाइज हुआ है कि नहीं है। हो सकता है आप में एक साइंटिस्ट बनने की क्षमता हो, बट आपका जन्म ऐसे एक रिमोट एरिया में और ऐसे मे बी नक्सलाइट एरिया में हो गया हो कि जहां एजुकेशन तो छोड़िए, आपको एनवायरमेंट गन चलाने का ही मिला हो, तो कहां से आपका जो पोटेंशियल था साइंटिस्ट बनने का वो बाहर आ जाएगा। समझ रहे हो। तो हेरिडिटी पोटेंशियल तो देती है, लेकिन आपका आईक्यू बहुत हद तक हेरिडिटी से निर्धारित होता है ना, और भी सारे फैक्टर्स हैं। तो लेकिन जो एनवायरमेंट है वो एनवायरमेंट सुनिश्चित करेगा कि वो पोटेंशियल रियलाइज होगा कि नहीं होगा। पता नहीं कितने लोग जो है यहाँ पे बहुत अच्छे सिंगर बन सकते होंगे इस देश में, कितने लोग जो है बहुत अच्छे कुछ और मैथमेटिशियन बन सकते होंगे, साइंटिस्ट, डांसर, व्हाटएवर, बहुत कुछ बन सकते होंगे, बट उनको वो एनवायरमेंट कभी मिल ही नहीं पाया जिससे वो पोटेंशियल रियलाइज हो पाए। तो ये बहुत लोगों की कहानी है। क्रिकेटर बन सकते होंगे, है ना, और मुझे लगता है मैं स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकती थी, बट उस तरह का एनवायरमेंट था नहीं। ठीक, तो ये एक बात हुई बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। मतलब ऐसे तो फिर हम सबको कुछ ना कुछ लगता रहेगा, ये जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट आर अनरिलेटेड फैक्टर्स दैट इंडिपेंडेंटली इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। यानी जो हेरिडिटी और एनवायरमेंट है दोनों ही अनरिलेटेड है, अनरिलेटेड नहीं है भाई, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो थर्ड जो ऑप्शन है वो हमें थोड़ा सा सेंसिबल लग रहा है कि आनुवांशिकता क्षमता निर्धारित करती है, लेकिन पर्यावरण यह निर्धारित करता है कि उस क्षमता को कैसे साकार किया जाएगा। यानी हेरिडिटी सेट्स द लिमिट, पोटेंशियल सेट कर देती है। मैं अभी एक पिक्चर के थ्रू आपको ये समझाऊंगी, है ना। हेरिडिटी लिमिट सेट कर देती है, हेरिडिटी पोटेंशियल बताती है हमें, लेकिन वो पोटेंशियल रियलाइज कैसे होगा, वो एक्चुअल में बाहर आएगा कि नहीं आएगा, ये एनवायरमेंट डिसाइड करेगा। तो हेरिडिटी सेट्स द लिमिट कि हाउ फार वी कैन गो। ठीक, लिमिट सेट कर देगी, वहीं एनवायरमेंट जो है ये लिमिट तक पहुंच पाएंगे आप या नहीं पहुंच पाएंगे, कितना दूर जा पाएंगे, ये एनवायरमेंट देखेगा। तो हेरिडिटी डिसाइड करती है कि हाउ फार वी कैन गो, यानी कितनी दूर हम जा सकते हैं। लोअर लिमिट और अपर लिमिट हेरिडिटी रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर देती है आपके डेवलपमेंट के लिए। रॉ मटेरियल क्या है, आपको एक बिल्डिंग बनानी है, आपको कंक्रीट चाहिए होगा, ईंट चाहिए होगी, बदरपुर रोड़ी, व्हाटएवर जो भी लगता है, सीमेंट, और इस सब का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये एनवायरमेंट है। रॉ मटेरियल दे दिया आपको, अब आप कैसी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, ये एनवायरमेंट है। तो एनवायरमेंट डिसाइड करता है हाउ फार वी विल गो, और हेरिडिटी जो है वो निर्धारित करेगी कि संभावना कितनी है। अगर आईक्यू बिल्कुल 25 है तो आप बच्चे को साइंटिस्ट नहीं बना पाएंगे, ये हेरिडिटी ने निर्धारित कर दिया है ना। चलिए, खैर एक पिक्चर के थ्रू इसको समझेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिएगा, समझते हैं। ये पिक्चर है जो क्या कहना चाहती है, देखिए। ये कह रही है, यहाँ पे दो पिक्चर हैं, एक पेड़ के कॉन्टेक्स्ट में है, ट्रीज के, और दूसरी है ह्यूमंस के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक, संदर्भ में जिसको हम कह रहे हैं कि मान लीजिए आपकी इस पेड़ के अंदर जो जेनेटिक क्षमता है, जब आपने एक पौधा लगाया कि इसकी जड़ें जो है बहुत ही जमीन में जाएंगी और ये इसके अंदर फल फूल पौधा सब कुछ निकल के आएगा, इससे मतलब फल उगेंगे इस पेड़ पे, ये छाया प्रदान करेगा। ये पोटेंशियल है, जेनेटिकली मिला है, मुझे और आपको नहीं, पेड़ को मिला है। अभी उसके जेनेटिक्स की बात हो रही है, उसके डीएनए, उसकी हेरिडिटी की बात हो रही है, आनुवंशिकता से मिला है पेड़ को। अब अगर इसको सही एनवायरमेंट नहीं मिलेगा, सही टाइम पे धूप नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, आपके घर में पौधे लगे होंगे, मान लीजिए उन पौधों को अगर आप पानी नहीं दे, पोटेंशियल है कि वो बहुत अच्छे से फल फूल सकते हैं, ये उनको जेनेटिकली मिला है, लेकिन वो रॉ मटीरियल जो मिला है वो एनवायरमेंट ही जब तक नहीं मिलेगा तब तक बात बनेगी नहीं। अगर सूरज, पानी, हवा, जल ये सब नहीं मिला, पौधा खत्म। तो वही बात है यहाँ पे कि जो एनवायरमेंट है वो पोटेंशियल जो आपको मिल गया है कि आप एक 6 फीट के व्यक्ति बन सकते थे, बट न्यूट्रिशन ही नहीं मिला, माल न्यूट्रिशन हो गया, मान लीजिए कुपोषण के शिकार हो गए आप, तो वो पोटेंशियल गया पानी में। ठीक, तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे बच्चे के केस में अगर हम बात करें, ये सेब देख के मेरे दिमाग में यही आया कि न्यूटन उस दिन बैठे थे और सेब होता ही नहीं गिरने के लिए, तो कैसे होता है, तो फिर कहां से जो है वो लॉज आते हैं। ये तो मैं मजाक की बात कर रही हूँ। खैर, तो बेसिकली एनवायरमेंट जो है
वो महत्वपूर्ण है। अगर एनवायरमेंट आपको मिला ही नहीं जहां आप फल फूल सकते हैं, एजुकेशन का कभी मौका ही नहीं मिला, तो कहाँ से आप कई सारी चीजें हैं जो नहीं कर पाएंगे। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है। डेवलपमेंट जो है प्रोडक्ट है, यानी परिणाम है हेरिडिटी और एनवायरमेंट का। कुछ क्षेत्र में हेरिडिटी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, कुछ एस्पेक्ट में एनवायरमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ना। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि 50% हेरिडिटी और 50% एनवायरमेंट। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ऐसा वुडवर्थ साहब कहते हैं। बात सही है या नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतनी बात क्लियर है? बहुत सारे डाउट आपके हेरिडिटी और एनवायरमेंट को लेकर के क्लियर हुए होंगे। जैसे कुछ क्षेत्र में हेरिडिटी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, जैसे आपका जो आईक्यू है, इंटेलिजेंस का स्तर है, वो बहुत हद तक हेरिडिटी से प्रभावित होता है। ऑफ कोर्स एनवायरमेंट का फिर उसमें रोल है। एक दूसरा आर्गुमेंट ये भी है कि आईक्यू एवरेज ही है सबका, अगर देखा जाए 60% से ज्यादा लोगों का। और फिर अगर हम बात करें और आईक्यू पे भी पॉजिटिव प्रभाव पड़ते हैं, आपके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, ये सब भी रिसर्च कहती है। खैर वो एक अलग अंतहीन डिबेट है। ठीक, चलिएगा। खैर, और या आपकी आंखों का रंग, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपका टेम्परामेंट, स्वभाव, ये तक हेरिडिटी ज्यादा निर्धारित करती है। और वहीं आपका न्यूट्रिशन, आपको पोषण कैसा मिलेगा, एजुकेशन, ट्रेनिंग, ये सब कैसा मिलेगा, ये एनवायरमेंट निर्धारित करता है। ठीक, और दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, ये इसको आप कह लीजिए नेचर निर्धारित करता है। ठीक, चलिए फटाफट से प्रकृति वर्सेस पोषण विवाद कहते हैं इसको, कि कुछ लोग कहते हैं नेचर इंपॉर्टेंट है यानी हेरिडिटी, जिसको बदला नहीं जा सकता, जो फिक्स्ड है, स्टैटिक है। और कुछ लोग कहते हैं एनवायरमेंट यानी वातावरण महत्वपूर्ण है, जो डायनेमिक है, परिवर्तनशील है, चेंजेबल है, मॉडिफिएबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट इज मोस्ट एप्लीकेबल व्हेन डिजाइनिंग टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर अ मिक्स्ड एबिलिटी क्लासरूम, यानी अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे क्लासरूम में आप मेथड जब चूज कर रहे हैं, पढ़ाने की तकनीकें चूज करते समय या चुनते समय कौन सा सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन है? डेवलपमेंट इज यानी अलग अलग तरह के बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड चुनना सर्वश्रेष्ठ होगा? पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड सोनली बाय बायोलॉजिकल मैचुरेशन, सो टीचिंग स्ट्रेटजीज शुड बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सिर्फ कपड़ों में अच्छी लगती है, मैं बार बार आपको बात कहूंगी कि कौन बच्चा किस घर से आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यूनिफॉर्म का फायदा है एक, है ना। अमीर है, गरीब है, किस जाति संप्रदाय कहां से आ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, यूनिफॉर्म सबके लिए सेम होती है। स्कूल में व्हाइट शर्ट है तो व्हाइट शर्ट, ब्लू स्कर्ट है तो ब्लू स्कर्ट, या ब्लू पैंट है तो ब्लू पैंट, सबके लिए है वो यूनिफॉर्म। वहां पे अच्छी है, लेकिन यूनिफॉर्म मेथड में, पढ़ाने के तरीकों में यूनिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अलग है, तो डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल करिए। तो ये तो हो गया गलत। और सिर्फ हेरिडिटी निर्धारित करती है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोनली बाय बायोलॉजिकल मैचुरेशन, सिर्फ बायोलॉजिकल मैचुरेशन या हेरिडिटी से नहीं, एनवायरमेंट का भी अच्छा रोल है विकास में, ये कहना गलत होगा। अभी हमने बात की थी हेरिडिटी पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है, वो बाहर निकल के आएगा नहीं आएगा, एनवायरमेंट का रोल है उसमें। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, सो टीचिंग मेथड्स शुड फोकस ओनली ऑन फिक्स्ड माइलस्टोन्स। तो प्रिडिक्टेबल है इसलिए सिर्फ फिक्स्ड माइलस्टोन पे ही फोकस किया जाना चाहिए, पूर्वानुमान लगा सकते हैं, जो माइलस्टोन बनाए हैं उन्हीं पे फोकस करें। पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल नहीं होता, कुछ हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम। ठीक, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज शुड एड्रेस कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल ग्रोथ, यानी विकास जो है बहुआयामी है, कई आयाम है उसके, शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक, ये सब है। और सभी को ध्यान में रख करके स्ट्रेटजीज बनाई जानी चाहिए कि बच्चे का दिल, दिमाग, यानी हार्ट, हैंड, हेड की जो शिक्षा है, कॉग्निटिव, जो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल विकास के चारों ही प्रकार को इंक्लूड किया जा सके। बच्चे का मन भी लगे क्लास में, बच्चा ग्रुप में भी सीखे, बच्चे का मानसिक विकास भी हो, फिजिकली भी उसको एक्टिविटी कराई जाए। स्पोर्ट्स पीरियड भी रखते हैं आप, गेम्स पीरियड जिसको हम कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन है डेवलपमेंट स्टॉप्स आफ्टर एडोलेसेंस, सो टीचिंग स्ट्रेटजीज शुड फोकस ओनली ऑन चाइल्डहुड ग्रोथ, यानी विकास जो है एक समय के पश्चात रुक जाता है, ऐसा कहना गलत है। विकास को हम कॉन्टिन्यूस मानते हैं जब तक कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी की डिबेट ना आ जाए सामने। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा और बताइएगा क्या कहना चाहता है सवाल 9। देखिएगा, कथन है चिल्ड्रन इन द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कंजर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन, यानी वो बच्चे जो आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है, 7 से 11 की अवस्था, प्याजे की स्टेज में जो थर्ड स्टेज है, SPCF, ये 4 स्टेजेस हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट यानी सी से मैंने आपको 3 चीजें बताई हुई हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष जो है स्कूल एज जिसको हम कह रहे हैं, या लेटर चाइल्डहुड कह दे रहे हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में 3 चीजें आती हैं, CCS, है ना, कंजर्वेशन, संरक्षण। और कंजर्वेशन क्या होता है? क्वांटिटी चेंज नहीं होती शेप और साइज के बदलने से। 200 ml पानी 200 ml रहेगा, बाल्टी में डालिए, मग में डालिए, कहीं भी डालिए। ठीक, तो ये है आपका कंजर्वेशन, संरक्षण का गुण, कि वॉल्यूम सेम रहता है, शेप और साइज बदलने से वॉल्यूम नहीं बदलता, यानी मात्रा नहीं बदलती। फिर है क्लासिफिकेशन, बच्चा अलग अलग गुण के आधार पे, अगर ये ट्राइंगल है, ये सर्कल है, बांट पाएगा। और सीरिएशन है घटते बढ़ते क्रम में लगाने की क्षमता, जो अपवर्ती और अनुवर्ती पढ़ते थे हम, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, ये तीनों क्षमताएं आ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि कंजर्वेशन आ जाएगा, क्लासिफिकेशन आ जाएगा,
बिल्कुल ट्रू बात है, सत्य है। रीजन क्या है? द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अमूर्त चिंतन पे बेस्ड है ये और हाइपोथेटिकल रीजनिंग पे बेस्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये कहना एकदम गलत बात है ना? क्यों? क्योंकि ये हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग और अमूर्त चिंतन, यहाँ पे कॉन्क्रीट जिन चीजों को टच और फील कर सकते हैं, इस पेन के प्रति लॉजिक आ जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, बट एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चीजें जो सामने नहीं है ना? जैसे प्रेम क्या है, कैसे छू के बताओगे? नहीं। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या हाइपोथेटिकल रीजनिंग नेक्स्ट स्टेज में आती है फॉर्मल ऑपरेशनल में। ये दोनों उसके गुण हैं, ना कि इसके। तो ए तो सही है, आर गलत है। थर्ड ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 1/3 काम आपका इस क्वेश्चन पे खत्म होता है, थोड़े लेंथी क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे। ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की, हाउ डू कल्चरल टूल्स यानी सांस्कृतिक यंत्र, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज, सिंबल्स, टेक्नोलॉजी, इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगॉस्की के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण, भाई वाइगॉस्की कह रहे हैं ना, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, SCL, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए, यानी उसके दिमाग के विकास के लिए। तो जब हम बात कर रहे हैं कि सांस्कृतिक टूल क्या होंगे, संस्कृति में क्या क्या है आपके? कुछ सिंबल्स हैं, भाषा है, टेक्नोलॉजी है, तीज त्योहार सब है ना, फेस्टिवल्स जिनको हम कह रहे हैं। तो ये कैसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, ये पूछा है हमसे। कल्चरल टूल्स हैव नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। भाई हमें पता है SCL, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बच्चे के दिमाग के विकास में, ये वाइगॉस्की कह रहे हैं। तो ये कहना तो गलत होगा कि सिग्निफिकेंट नहीं है। कल्चरल टूल्स एक्ट एज एड्स दैट एक्सटेंड अ चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कॉग्निटिव एबिलिटीज, अलाउइंग देम टू सॉल्व मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड एंगेज इन हायर ऑर्डर थिंकिंग। सांस्कृतिक उपकरण जो है, ये भाषा हो, प्रतीक हो, प्रौद्योगिकी हो, टेक्नोलॉजी हो, टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो सीख रहे हैं आप कहीं ना कहीं देखा जाए तो, और मैं भाषा का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये सब टूल्स हो गए, है ना। अलग अलग संस्कृति में अलग अलग भाषाएं होंगी, जिससे उन्हें अधिक जटिल समस्याओं को हल करने में उच्च क्रम का चिंतन डेवलप होगा, हायर ऑर्डर थिंकिंग आपकी विकसित होगी। जब आप पढ़ रहे हैं, किसी से कोई बात सुन रहे हैं, है ना, इन सब का सिंबल्स का यूज कर रहे हैं, तो संज्ञानात्मक विकास होगा। बात तो सही है। फिर भी थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। कल्चरल टूल्स लिमिट कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय फोकसिंग चिल्ड्रंस अटेंशन ऑन मेमोराइजिंग फैक्ट्स। रटने की बात वाइगॉस्की कभी नहीं करेंगे। कल्चरल टूल्स आर ओनली यूजफुल आफ्टर अ चाइल्ड रीचेस द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात तो वाइगॉस्की ने की नहीं है, ये पियाजे को इन्होंने जबरदस्ती यहाँ पे खींच करके एक ऑप्शन बना दिया, जो कि गलत है। तो सेकंड ऑप्शन ही सही है, बाकी सारे ही गलत हैं।